नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके का मॉक टेस्ट 5 देखेंगे आज। और इससे पहले दोस्तों हमने 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों मॉक टेस्ट 5 में आज हम सारे क्वेश्चनों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपने पहले पढ़े हैं, यानी कि डिटेल क्लासेज में आपको मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन। और साथ ही साथ दोस्तों आपने आंसर करना है क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि आज के सेशन में आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में मानेश्वर मेला लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है मानेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन देखिए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मानेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंपावत में लगता है मानेश्वर मेला। ठीक है, चंपावत के पास मानेश्वर नामक शिला के समीप लगता है। और मैंने आपको बताया दोस्तों इस शिला की पूजा की जाती है। और इस पत्थर के पूजन से दोस्तों पशु, विशेषकर दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो याद रखेंगे मानेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है चंपावत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो आपको बताया है मैंने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार आपको डिटेल में मैंने बताए हैं। तो आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए 1980 में, 83, 86 या फिर 89। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। साथ ही साथ आपने याद रखना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कितने जनपदों में फैला है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। और ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान 3 जनपदों में फैला है। आपका देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। तो ये 3 जनपदों में फैला है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इसका क्षेत्रफल भी याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है दोस्तों 820.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 820.42, ठीक है, 42 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का। और इसका मुख्यालय अगर आपको पूछा जाता है तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। देखिए अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई ये बताना आपने। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? 1986, 1989, 92 या फिर 95। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा दोस्तों 1986। ठीक है, यानी कि ए आपका राइट रहेगा। अस्कोट वन्यजीव विहार, ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये है दोस्तों जनपद पिथौरागढ़ में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि अस्कोट वन्यजीव विहार जो है किस जनपद में स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका क्षेत्रफल देखें तो अस्कोट वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है दोस्तों 599.93 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 93 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों क्षेत्रफल है अस्कोट वन्यजीव विहार का। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है ये कस्तूरी मृग विहार है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप इस विहार में पाए जाने वाले जो प्रमुख वन्यजीव है वो है आपके हिम बाघ, भालू और कस्तूरी मृग। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है और मैंने डिटेल में आपको ये बताए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इनको अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आंसर करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। किस आंदोलन की सफलता के बाद हरगोविंद पंत को जन नायक की उपाधि दी गई? तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, हरगोविंद पंत को जन नायक की उपाधि कब दी गई ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? चिपको आंदोलन, कुली बेगार आंदोलन, तिलाड़ी आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा 4 का कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, तो कुली बेगार आंदोलन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। कुली बेगार आंदोलन जो है दोस्तों 13 14 जनवरी,
ठीक है। 13-14 जनवरी को जो है बागेश्वर में दोस्तों 13-14 जनवरी बागेश्वर के सरयू किनारे जो है उत्तरायणी मेले में जो है बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हरगोविंद पंत के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया और यहीं से दोस्तों क्या हुआ, इस कुप्रथा का अंत हुआ। मैंने आपको डिटेल में इसको बताया है, याद रखेंगे कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ, ठीक है, कब जो है कुली बेगार आंदोलन हुआ, तो इसको आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए हरगोविंद पंत को तो जननायक कहा गया, यानी कि जब ये आंदोलन हुआ कुली बेगार आंदोलन, तो इसकी सफलता के बाद दोस्तों इनको जो है क्या दिया गया, हरगोविंद पंत को और बद्रीदत्त पांडे को उपाधि दी गई। हरगोविंद पंत को तो जननायक की उपाधि दी गई, ठीक है, लेकिन बद्रीदत्त पांडे को कौन सी उपाधि दी गई कुली बेगार आंदोलन के बाद, तो वो दी गई, क्या दी गई आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो क्या दी गई बद्रीदत्त पांडे को, कुमाऊं केसरी, ठीक है। कुमाऊं केसरी जो है किसे कहा जाता है, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे को, ठीक है। तो इसी आंदोलन की सफलता के बाद जो है हरगोविंद पंत को जननायक और बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि से अलंकृत किया गया, ठीक है। ये याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में सालम यानी कि अल्मोड़ा में पड़ता है, सालम विद्रोह कब हुआ। तो मैंने डिटेल में आपको बताया है सालम विद्रोह के बारे में। तो सालम विद्रोह कब हुआ ये बताना है। ऑप्शन देखिए 15 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 20 अगस्त और 25 अगस्त। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, उत्तराखंड में सालम विद्रोह। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी कि 1942 में, ठीक है, 1942 में जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब उत्तराखंड में दोस्तों काफ़ी स्थानों में जो है आंदोलन हुए, उन्हीं में एक है आपका सालम विद्रोह, ठीक है। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था देघाट आंदोलन बताया था आपको, सल्ट की क्रांति बताई थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, सालम विद्रोह कब हुआ, 25 अगस्त 1942 को हुआ, ठीक है। डी आपका राइट रहेगा, 25 अगस्त 1942 को दोस्तों सालम विद्रोह हुआ। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जो ये सालम विद्रोह है, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड में ये विद्रोह हुआ था, सालम विद्रोह। और ये कब हुआ था मैंने आपको बताया, 25 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन में क्या हुआ था आपको याद रखना है, इसमें दोस्तों सालम अल्मोड़ा में दोस्तों सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में दो प्रमुख नेता शहीद हुए, उनका नाम पूछा जाता है कि कौन से दो जो है दोस्तों सालम विद्रोह में शहीद हुए थे, उनका नाम याद रखना है। पहला नाम है आपका टीका सिंह, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं, टीका सिंह, ठीक है। दूसरा है आपका नरसिंह धानी, ठीक है, नरसिंह धानक। ये दो दोस्तों ये नाम आपको याद रखने हैं, ये दोनों दोस्तों सालम विद्रोह में शहीद हुए थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में उत्तराखंड में जो आंदोलन हुए थे उनमें हमने पहला देखा सालम विद्रोह, ठीक है। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था 25 अगस्त 1942 को, जिसमें दो लोग शहीद हुए थे, टीका सिंह और नरसिंह धानक। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था देघाट आंदोलन, ठीक है, ये भी आपको साथ ही याद रखना है। देघाट आंदोलन कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, ये भी आपका 1942 में हुआ था देघाट अल्मोड़ा में, ठीक है। उसी के बाद अगला जो हुआ था वो हुआ था सल्ट की क्रांति, ये डिटेल में बता रखी है मैंने आपको, ठीक है, सल्ट की क्रांति। तो इनको आप अच्छे से देखें क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सल्ट की क्रांति कब हुई, 5 सितंबर 1942, ठीक है, कब हुई, 5 सितंबर 1942, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 है देखिए अनुसूचित जाति यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट में जो है सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बताना है, प्रतिशत में बताना है, याद रखेंगे सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। ऑप्शन देखिए हरिद्वार, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों देहरादून, ठीक है। याद रखेंगे देहरादून में
एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत जो है क्या है, सबसे कम है। कितना है पूछा जा सकता है आपको देहरादून का, तो याद रखेंगे 13.49%। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आपको याद रखना है सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देहरादून है, सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका बागेश्वर। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था प्रतिशत में बागेश्वर है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला उत्तराखंड का जिला कितना है आपको पूछा जा सकता है बागेश्वर का, तो वो है 27.73%। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो सीधे सीधे आप ये याद रखना है दोस्तों कि जो अनुसूचित जाति है उत्तराखंड में यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट है, अगर बात करें जनसंख्या की तो सर्वाधिक जनसंख्या एससी की किस जिले में है, हरिद्वार में है, और सबसे कम कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, उसी प्रकार एससी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर है और सबसे कम आपका क्या है, देहरादून है। ठीक है, ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब में जो है औसत साक्षरता कितनी है वो बताना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति में औसत साक्षरता कितनी है उत्तराखंड में। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 73.9%, 83.8%, 65.5% या फिर 70.12%। ये क्या रहेगा राइट आंसर 7 का, आपको बताना है अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 7 का राइट आंसर रहेगा 73.9%। ये क्या है, एसटी की जो है औसत साक्षरता है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता। ठीक है, औसत साक्षरता। तो बात करें दोस्तों, यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये तो आपका औसत साक्षरता होगी अनुसूचित जनजाति की, और महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति में अगर बात करें महिला की, तो महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता है दोस्तों 83.8%। ठीक है, और पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता है 65.5%। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला ये पूछा जाता है, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो है अनुसूचित जनजाति के लोग किस जनपद में रहते हैं, तो याद रखेंगे इसको उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर सबसे अधिक जो है यानी कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला उधम सिंह नगर मैंने बताया आपको, और सबसे कम अगर आपको पूछा जाता है तो सबसे कम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में क्या है, सबसे कम एसटी है। ठीक है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर प्रतिशत में पूछा जाता है तो प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत वाला आपका जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर ही होगा, लेकिन सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला वो कौन सा होगा, आपका टिहरी होगा। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड में जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों ये योजना मैंने आपको बता रखी है, जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब से हुई उत्तराखंड में ये बताना है। 2004-05 में, 2001-02 में, 2004-06 के बीच में, या फिर 2007 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा 2004-05 में दोस्तों जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, इस योजना के तहत क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है ये योजना किन के लिए है ये पता होना चाहिए। इस योजना के तहत दोस्तों एससी और एसटी इनकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बेरोजगार युवक हैं उनको विभिन्न व्यवसायों हेतु क्या किया जाता है, रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार परक कहने का मतलब है कि प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार मिल सके। तो इसमें कुछ कंडीशन है दोस्तों जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना की। इसमें मैंने आपको बताया था कि आवेदनकर्ता
जो आवेदन करेगा उसके लिए मासिक आय की कंडीशन है इसमें, याद रखेंगे। शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो मासिक आय है वो 55,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आय है, मासिक आय, वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे, ये कंडीशन है कि जो जीविका प्रोत्साहन योजना है जिसकी शुरुआत 2004-05 में इसकी शुरुआत हुई, और इस योजना के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों हेतु रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें आवेदनकर्ता की मासिक आय की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 55,000 और ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां हैं, तो आपको बताना है। कस्तूरी मृग के बारे में मैंने आपको बताया है, उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। तो इसकी कितनी प्रजातियां जो हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ऑप्शन देखिए 4, 5, 2, 6। तो 9 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 9 का राइट आंसर रहेगा 4, ठीक है। ए आपका राइट रहेगा, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और बात करें कस्तूरी मृग की तो ये क्या है दोस्तों, उत्तराखंड का क्या है, राज्य पशु है। आप सभी जानते हैं राज्य पशु। कभी कभी दोस्तों इजी टॉपिक से भी जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको सारी चीजें जो है याद रखनी है। कस्तूरी मृग क्या है, राज्य पशु है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है कई बार, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगस्टर, ठीक है। मास्कस काइसोगास्टर, तो याद रखेंगे मास्कस काइसोगास्टर किसका वैज्ञानिक नाम है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कस्तूरी मृग जो है दोस्तों इसकी औसत आयु कितनी होती है, तो याद रखेंगे औसत इसकी आयु कितनी होती है, औसत आयु ये होती है दोस्तों 20 वर्ष, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ इसका रंग कैसा होता है कस्तूरी मृग का, तो कस्तूरी मृग का रंग दोस्तों भूरा होता है जिस पर काले पीले धब्बे होते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। ऊंचाई की बात करें तो कस्तूरी मृग की ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई होती है 20 इंच, ठीक है। और वजन की बात करें तो कस्तूरी मृग का वजन कितना होता है, 10 से 20 केजी तक होता है, यानी जो वेट होता है कस्तूरी मृग का 10 से 20 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। और जो कस्तूरी निकाली जाती है दोस्तों वो केवल नर मृग से ही पाया जाता है, कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, और डिटेल में देखना है तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके वहां से इसको सारे फैक्ट इसके जान सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्तराखंड में कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, तो आपको मैंने सारे बता रखे हैं जिले। तो उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड के कितने जिले स्पर्श करते हैं, ऑप्शन देखिए 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, 5 जिले लगते हैं उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से। कौन कौन से हैं वो 5 जिले आपको याद रखने हैं, जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है आपका उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर। दूसरा है आपका नैनीताल, ठीक है, दूसरा नैनीताल। तीसरा हरिद्वार, ठीक है। चौथा है आपका पौड़ी, और पांचवा है आपका देहरादून, ठीक है। तो ये 5 जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, याद रखेंगे। और इनमें जो है इन 5 जिलों में जो है सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन सा जिला साझा करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 5 में उधम सिंह नगर, याद रखेंगे, उधम सिंह नगर जो है यूपी के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, त्रिशूल शिखर की ऊंचाई कितनी है, आपको मैंने सारे उत्तराखंड के शिखर बताए।
तो उसमें आपको ये बताना है त्रिशूल शिखर की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन देखिए 7,272 मीटर, 7,140 मीटर, 7,138 मीटर या फिर 7,120 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा? 11 का राइट आंसर रहेगा 7,120 मीटर जो है ऊंचाई है त्रिशूल शिखर की। ठीक है, याद रखना है आपको कि त्रिशूल शिखर जो है नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों त्रिशूल पर्वत को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 है निम्न में से चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा है। तो इनमें आपने बताना है चारों में कि चमोली और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा इनमें से जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? लास्पा दर्रा, बाराहोती दर्रा, कालिंदी दर्रा या फिर माणा दर्रा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या रहेगा? चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा बाराहोती दर्रा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा दोस्तों, बाराहोती दर्रा। ठीक है, इसके साथ साथ चमोली व पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले अन्य दर्रे कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका लातूधुरा, ठीक है, नाम याद रखना है, लातूधुरा और टोपी धुंगा। ठीक है, टोपी धुंगा, बाराहोती, लातूधुरा, टोपी धुंगा और मार्चियुक। तो ये दोस्तों इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, बाराहोती दर्रा, लातूधुरा, टोपी धुंगा और मार्चियुक, ये दोस्तों जो दर्रे हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो लास्पा दर्रा है, ठीक है, जो लास्पा दर्रा है इसको याद रखेंगे, किसको जोड़ता है? लास्पा दर्रा जो है चंपावत व पिथौरागढ़ को जोड़ता है। ठीक है, चंपावत व पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है आपका लास्पा दर्रा। ठीक है, उसी प्रकार कालिंदी दर्रा है, ये भी बताया था मैंने आपको। कालिंदी दर्रा किनको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वो है कालिंदी दर्रा। और माणा दर्रा की बात करें तो माणा दर्रा आप जानते हैं, माणा दर्रा दोस्तों चमोली तिब्बत को जोड़ता है। और साथ ही साथ माणा दर्रा के साथ साथ आपको याद रखना है किंगरी बिंगरी। ठीक है, ये सारे बता रखे हैं। किंगरी बिंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये भी दोस्तों आपका किसको जोड़ता है? चमोली व तिब्बत को जोड़ता है। साथ ही साथ किंगरी बिंगरी के साथ बालचा, ठीक है, बालचा दर्रा और साथ ही साथ डुगरीला दर्रा, ठीक है, डुगरीला दर्रा, डुगरीला भ्यूडार दर्रा, ठीक है, भ्यूडार दर्रा। तो ये सारे दर्रे दोस्तों चमोली व तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा किस जिले में होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? आपको बताना है उत्तराखंड में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा किस जिले में होती है। ऑप्शन देखिए अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा दोस्तों। तो राज्य में जो सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है वो कौन कौन से जिलों में होती है? 3 जिले यहीं पर हैं, अल्मोड़ा, टिहरी और देहरादून। एक जिला और आप ऐड करेंगे, पौड़ी। ठीक है, ये 4 जिलों में दोस्तों शीतकालीन वर्षा ज़्यादा होती है। कितनी होती है ये याद रखेंगे, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर के आसपास दोस्तों ये वर्षा रहती है। तो याद रखेंगे 4 जिलों के इनके नाम, अल्मोड़ा, टिहरी, देहरादून और पौड़ी। इन 4 जिलों में शीतकालीन वर्षा जो है अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कहां जो है भूकंप मापी स्टेशन स्थापित नहीं है? तो मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड में कितनी जगह जो है भूकंप मापी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें से कहां नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए देहरादून, टिहरी, चंपावत और गरुड़गंगा, चमोली। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का? तो 14 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों चंपावत। ठीक है, चंपावत में भूकंप मापी स्टेशन नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जगह आपके देहरादून, टिहरी और चमोली, इन तीनों जगह जो है क्या है,
भूकंप मापी स्टेशन स्थापित हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश का दधीची किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश जिसे कतुरी राजवंश के नाम से जानते हैं, आप सभी को मैंने डिटेल में इसको बता रखा है। और जिसने कार्तिकेयपुर राजवंश नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं, वहां मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। कार्तिकेयपुर राजवंश का दधीची किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, ईस्टगण, ललित सूरदेव, पदमट देव या फिर भूदेव। तो राइट आंसर क्या रहेगा 15 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश का दधीची किसे कहा जाता है, तो पदमट देव को कहा जाता है। सी आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, किसको कहा जाता है, पदमट देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का दधीची कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पदमट देव को ही दोस्तों इनको चंद्रगुप्त कहा जाता है, इनको कार्तिकेयपुर राजवंश का दधीची कहा जाता है। और साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है, कार्तिकेयपुर राजवंश का चंद्रगुप्त जो है, इनको चंद्रगुप्त कहा जाता है, चंद्रगुप्त। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है, मैंने बताया था पदमट देव की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है सुभिक्ष राज गद्दी पर बैठता है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, मैंने डिटेल में बताया इसका जो है दोस्तों, राजभाषा क्या थी, लोक भाषा क्या थी, लिपि क्या थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो राजभाषा क्या थी, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत। ठीक है, क्या थी, राजभाषा संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी, लोक भाषा थी पाली। ठीक है, लोक भाषा पाली, राजभाषा संस्कृत, और लिपि क्या थी, लिपि थी कुटिला लिपि। ठीक है, कुटिला लिपि। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां मैंने डिटेल में आपको कार्तिकेयपुर राजवंश अच्छे से बताया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। 16 है, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था। ऑप्शन देखिए, भारती चंद, रत्नचंद, कीर्तिचंद या फिर प्रताप चंद। राइट आंसर क्या रहेगा 16 का दोस्तों, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा बताना है। तो कौन था दोस्तों, 16 का राइट आंसर क्या रहेगा, कीर्तिचंद। ठीक है, याद रखेंगे इसको, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला पहला चंद राजा कौन था, तो वो था दोस्तों कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद से आपको फैक्ट याद रखने हैं यहां से। ठीक है, कीर्तिचंद दोस्तों जसपुर में कीर्तिपुर नगर स्थापित किया था। आपको पूछा जा सकता है कि जसपुर में कीर्तिपुर नामक जो है किला किसने बनाया। आपको पूछा जा सकता है कि जसपुर में कीर्तिपुर किला किसने बनाया, तो किसने बनाया, तो ये बनाया कीर्तिचंद ने। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, कीर्तिचंद ने बारामंडल क्षेत्र को विजिट किया था। बारामंडल क्षेत्र मैंने बताया था आपको, बारामंडल क्षेत्र जो है आपका अल्मोड़े का बारामंडल क्षेत्र जो है, इसको विजिट किया था किसने, विजित किया था कीर्तिचंद ने। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एक चीज और बताई थी आपको कीर्तिचंद से, आपको याद होगा, कीर्तिचंद से मैंने आपको बताया था फलदाकोट विजय की थी कीर्तिचंद ने। ठीक है, फलदाकोट विजय। ठीक है, फलदाकोट आपका कहाँ पड़ता है, फलदाकोट आपका नैनीताल में। ठीक है, तो फलदाकोट विजय जो है कीर्तिचंद ने की थी, फलदाकोट पर विजय। तो किसको हराया था फलदाकोट में, तो खाती राजा जो थे उस समय, उनको हराया था कीर्तिचंद ने। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया है, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, रुद्रचंद, पुरुषपंत, कल्याणचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 17 का राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा दोस्तों पुरुषपंत। ठीक है, याद रखेंगे, पुरुषपंत को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये पुरुषपंत कौन था दोस्तों, ये याद रखना है, पुरुषपंत जो था रुद्रचंद का जो है दोस्तों, ये क्या था, सेनापति था। ठीक है, रुद्रचंद का क्या था, सेनापति था पुरुषपंत। ठीक है,
सेनापति कौन था? पुरुष पंत, जिसको कुमाऊं का क्या कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस चंद राजा ने 1673 में मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु गूढ़ भूमि दान दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको चंद राजा बताना है दोस्तों। ठीक है, आपको चंद राजा बताना है जिसने 1673 में जो है दोस्तों मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु कौन सी भूमि दान दी थी? गूढ़ भूमि जो है दान दी थी। ऑप्शन देखिए, विजय चंद, बाज बहादुर चंद, ज्ञानचंद या फिर जगत चंद। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 18 का राइट आंसर रहेगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बाज बहादुर चंद ने दोस्तों 1673 में मानसरोवर तीर्थ यात्रियों हेतु जो है गूढ़ भूमि जो है दान दी थी। तो ये गौड़ भूमि क्या होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों मंदिरों को दान दी जाती है। ठीक है, ऐसी भूमि जो मंदिरों को दान दी जाती है, मंदिरों को दान दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बाज बहादुर चंद से आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाज बहादुर चंद दोस्तों चंद वंश का कौन से क्रम का राजा था? तो 50वें क्रम का राजा था। ठीक है, बाज बहादुर चंद। और बाज बहादुर चंद दोस्तों ये शाहजहां का समकालीन था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है शाहजहां का समकालीन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है बाज बहादुर चंद से दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला, एक हथिया देवाल, नाम सुना होगा, एक हथिया देवाल। ठीक है, एक हथिया देवाल किसने बनाया था? एक हथिया देवाल। तो एक हथिया देवाल दोस्तों ये किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने ही बनाया था। ठीक है, कहाँ बनाया था एक हथिया देवाल? तो ये बनाया था दोस्तों, कहाँ बनाया था? पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ बनाया था एक हथिया देवाल? पिथौरागढ़ में बनाया था। किसने बनाया था? बाज बहादुर चंद ने बनाया था। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद रखनी है बाज बहादुर चंद से। बाज बहादुर चंद ने दोस्तों क्या किया था? घोड़ाखाल यानी कि नैनीताल में गोलू देवता मंदिर बनाया था। ठीक है, गोलू देवता मंदिर। ठीक है, गोलू देवता मंदिर कहाँ का? गोलू देवता मंदिर आपका घोड़ाखाल। ठीक है, नैनीताल का। ठीक है, घोड़ाखाल। ठीक है, घोड़ाखाल नैनीताल में जो मंदिर है आपका गोलू देवता मंदिर, इसका निर्माण किसने किया? बाज बहादुर चंद ने किया। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों कि बाजपुर नगर की स्थापना किसने की? आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की? बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद ने की। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाज बहादुर चंद चंदवंश का 50वां शासक था, 50वां राजा था और शाहजहां का समकालीन था। और साथ ही साथ बाज बहादुर चंद ने दोस्तों एक हथिया देवाल बनाया पिथौरागढ़ में। और एक हथिया देवाल की तुलना किससे की जाती है दोस्तों? ये भी याद रखेंगे। एक हथिया देवाल की तुलना की जाती है एलोरा के कैलाश मंदिर से। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 है, जीतू बगड़वाल किस पवार शासक का सेनापति था? ठीक है, मैंने अच्छे से बताया आपको, जीतू बगड़वाल किस पवार शासक का सेनापति था। ऑप्शन देखिए, बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या रहेगा 19 का? तो 19 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मान शाह। बी राइट रहेगा। मान शाह यानी कि जीतू बगड़वाल किसका सेनापति था? मान शाह का सेनापति था। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मान शाह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान शाह का जो शासन काल था कब तक रहा, ये भी आपको याद रखना है। 1591 से लेके 1611 तक शासन रहा मान शाह का। और मान शाह दोस्तों अकबर और जहांगीर का समकालीन इसको माना जाता है। अकबर और जहांगीर का। ठीक है, अकबर और जहांगीर का समकालीन माना जाता है मान शाह को। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि मान शाह यानी कि कवि भरत जो है किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे, दरबारी कवि भरत जो है किसके थे? मान शाह के। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है मान शाह के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि थे कवि भरत। कवि भरत। ठीक है,
और कवि भरत ने ही दोस्तों कौन सी काव्य की रचना की थी? मैंने बताया था आपको, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? भरत ने की थी, कवि भरत ने। ठीक है, मानवोदय काव्य। ठीक है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? कवि भरत ने। और कवि भरत कौन था? कवि भरत जो था मानसा का दरबारी कवि था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि भरत ने जो मानवोदय काव्य लिखा वो किस भाषा में लिखा? ठीक है, तो मानवोदय काव्य को कवि भरत ने संस्कृत भाषा में लिखा। ठीक है, किस में लिखा? संस्कृत भाषा में। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जीतू बगड़वाल जो था दोस्तों, ये आपका टिहरी का निवासी था। ठीक है, जीतू बगड़वाल। और साथ ही साथ दोस्तों मानसाह ने, दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सफल तिब्बत अभियान किया था मानसाह ने, और इसीलिए दोस्तों उसने जो है जीतू बगड़वाल को जो है क्या बनाया? जीतू बगड़वाल को अपना सेनापति बनाया और इसको कहाँ भेजा? तिब्बत भेजा, और वहाँ का फौजदार इसको नियुक्त किया। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, चल उसके बाद देखेंगे दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? आपको बताना है हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ। ऑप्शन देखिए 1860, 1867, 77 या फिर 82। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का? हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का क्या रहेगा? हिल साइट सेफ्टी कमेटी का जो गठन हुआ कब हुआ? तो राइट आंसर रहेगा 1867। तो याद रखेंगे 1867 को दोस्तों गठन हुआ हिल साइट सेफ्टी कमेटी का। और साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों इसका गठन जो है किसने किया? ठीक है, तो ये याद रखना है जो हिल साइट सेफ्टी कमेटी है इसका गठन किसने किया? कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे ने किया। ठीक है, हेनरी रैमजे ने दोस्तों हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन क्यों किया ये भी याद रखेंगे। क्या हुआ दोस्तों? नैनीताल में, ठीक है, 1867 में जो है नैनीताल में क्या हुआ? नैनीताल में प्रथम बार जो है क्या हुआ? भूस्खलन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? प्रथम बार भूस्खलन। ठीक है, प्रथम बार नैनीताल में 1867 में, ऐसे याद रहेगा आपको। नैनीताल में 1867 में क्या हुआ? प्रथम बार भूस्खलन हुआ, और इसके कारणों का पता लगाने के लिए कमिश्नर हेनरी रैमजे ने दोस्तों इस कमेटी का गठन किया, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का। ठीक है, कब किया? 1867। अब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन, और कैसा लगा आपको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।